हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले साथियों, प्रीवियस जो आपका लाइव लेक्चर हुआ था उसमें हम लोग 8 नंबर तक के एमसीक्यू को सॉल्व कर लिए हैं। आज आपका ये 9 नंबर का लेक्चर रहेगा और इसमें यहाँ पे हम लोग राजस्थान एनएचएम 2025 के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारा मकसद केवल पेपर सॉल्व करने से नहीं रहता है। यहाँ पे और जितने भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन बनते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा आपका पीपीटी वगैरह बन सकता है उसको यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, ताकि फर्दर जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उसमें आपको यहाँ पे हेल्प मिल सके। तो साथियों, अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा और एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके डाउनलोड करिए और पीडीएफ को वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री रूप से। ठीक है ना साथियों? तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉप एमसीक्यू को विद एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व करते हैं। तो साथियों, पहला स्क्रीन पे आपको एमसीक्यू दिख रहा है कि बिपल्स ट्रेड इज यूज्ड टू डायग्नोस, यानी कि जो बिपल्स ट्रेड आपका जो एक क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया का उपयोग करके हम लोग किसको डायग्नोस करते हैं। ऑप्शंस में आपका है कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर आपका हाइपोटेंशन। तो फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे बिपल ट्रेड्स की तो इसका जो उपयोग है यहाँ पे हम लोग किसको डायग्नोस करने के लिए, हम यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया को डायग्नोस करने के लिए यूज में लाते हैं। क्या इसमें किया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 3 प्रकार के स्टेप को फॉलो करते हैं, इसीलिए इसका जो नाम है क्या पड़ा हुआ है, विपल्स ट्रेड पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 3 स्टेप फॉलो करते हैं। जब भी पेशेंट क्लिनिक में आता है तो सबसे पहले जो स्टेप होती है कि उसके सिम्टम्स को चेक करना। सिम्टम्स में जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे कंफ्यूजन है या फिर आपका डिजीनेस है, पैल्पिटेशन है या फिर आपका ट्रिमर्स है, स्वेटिंग है, ये सब आपके हाइपोग्लाइसेमिक के लक्षण होते हैं। तो अगर इस प्रकार के लक्षण के साथ क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। फिर वहां पे क्या होगा, यहाँ पे दूसरा जो स्टेप होगा वो आपके होगा ग्लूकोज लेवल को चेक करना, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को चेक करना। तो इसके बाद में आपका प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को चेक किया जाएगा। जैसे ही ये देखा जाएगा कि पेशेंट का जो आपका प्लाज्मा लेवल है वो आपका 55 या फिर आपका कुल मिला के आपके हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में है, तो वहां पे ये चेक किया गया कि हाँ, हो सकता है कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया हो गया हो। अब देन उसके बाद में क्या होता है, तीसरा चरण आता है। तीसरे चरण में, तीसरे स्टेप में ये होता है कि जैसे ही हमें पता चला कि हाँ, इसका जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ही लो हो गया है, तो फिर यहाँ पे क्या दिया जाएगा, इसको जो भी ग्लूकोज से रिलेटेड है इसको चाहे ओरली चाहे फिर यहाँ पे इसको आईवी के माध्यम से क्या किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद में ये देखा जाएगा कि जो इसके सिम्टम्स थे उसमें इसको रिलीफ मिल गया है। तो यही जो अपना कह सकते हो क्राइटेरिया है डायग्नोसिस से किसका होता है, आपके बिपल ट्रेड के अंतर्गत आता है और डायग्नोसिस रहता है आपके हाइपोग्लाइसेमिया का। तो हाइपोग्लाइसेमिया को डायग्नोस करने के लिए जो क्लिनिकल क्राइटेरिया यूज की जाती है वो आपके यहाँ पे बिपल ट्रेड का उपयोग किया जाता है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर बात करेंगे कैंसर की, तो कैंसर का आपका अलग हो गया। ट्यूबरकुलोसिस आपके माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि आपके माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, यानी कि आपके एमटीबी के द्वारा होता है, ठीक है ना? तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आपका हाइपोग्लाइसीमिया जाएगा, यानी कि बिपल ट्रेड्स का जो रिलेशन है आपके हाइपोग्लाइसीमिया के साथ में रिलेट करता है। चलिए साथियों, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा कि हु डिमोस्ट्रेट द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन काजिंग डिजीज, यानी कि किसने डेमोस्ट्रेट किया था कि जो बैक्टीरिया है वो क्या काज कर रहे हैं भाई, वो यहाँ पे बीमारी को कॉज कर रहे हैं। तो कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया कि जो बैक्टीरिया है वो बीमारी काज कर रहे हैं, यानी कि कह सकते हो कि डिजीज काजिटिव एजेंट होते हैं। ऑप्शंस में आपके हैं एडवर्ड जेनर्जी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोसेफ लिस्टर या फिर आपके रॉबर्ट कोच। तो देखिए साथियों, सभी का एक एक करके समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे जो आंसर है क्लियर निकल के आ जाएगा। अगर बात करेंगे एडवर्ड जेनर्जी का, तो एडवर्ड जेनर्जी ने क्या किया भाई, इन्होंने किया था पॉक्स की वैक्सीन की खोज। इसकी की थी भाई, पॉक्स वैक्सीन की खोज की थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की यहाँ पे इन्होंने खोज की थी। तो वैक्सीन की खोज करता एडवर्ड जेनर्जी हो गए। फ्लेमिंग की अगर बात की जाएगी तो इन्होंने क्या दिया भाई, फर्स्ट एंटीबायोटिक। क्या दिया भाई, फर्स्ट एंटीबायोटिक इन्होंने दिया था। फर्स्ट एंटीबायोटिक कहां से लिया था, तो आपके पेंसिलियम नोटेटम से। और पहला क्या था, पेंसिलिन था। क्या था भाई, पेंसिलिन था, ठीक है ना? पेंसिलिन था, कहां से लिया था, पेंसिलिनियम प्रकार के फंगस से लिया था। पेंसिलियम प्रकार के फंगस से लिया था, ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई, ये फंगस से लिया गया एक प्रकार का एंटीबायोटिक इन्होंने खोज की थी। तो ये भी आपके बैक्टीरिया से रिलेटेड नहीं हो रहा है। जोसेफ लिस्टर जी की अगर बात की जाएगी साथियों, तो जोसेफ लिस्टर जी का जो योगदान रहा वो यहाँ पे रहा था किसके साथ में, एंटीसेप्टिक के साथ में, ठीक है ना? एंटीसेप्सिस कह सकते हो या फिर एंटीसेप्टिक के साथ में।
तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ एंटीसेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर ऑफ एंटीसेप्सिस कहते हैं, ठीक है ना, फादर ऑफ यहाँ पे एंटीसेप्सिस। ठीक, बात आपको क्लियर हो गया। तो भाई इनका भी जो रिलेशन है वो आपके बैक्टीरिया के कॉजेटिव एजेंट से नहीं गया। अब बात आता है किसकी, रॉबर्ट कोच जी की। तो रॉबर्ट कोच जी ने क्या किया था भाई, इन्होंने बताया था कि जो बैक्टीरिया है वो बीमारी को कॉज कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे और भी कुछ चीजें सीखी, जैसे कि एडवर्ड जेनर जी का क्या योगदान रहा, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की इन्होंने खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज की, ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख लेना फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज की, जो कि आपके पेनिसिलिन था। और कहां से लिया गया था, सबसे पहले आपके पेनिसिलिनियम नोटेटम से आपका लिया गया था, जो एक प्रकार से आपका फंगस होता है। किस प्रकार का फंगस होगा भाई आपका पेनिसिलिनियम, तो भाई ये होता है आपका डाइमॉर्फिक। क्या होता है आपका, डाइमॉर्फिक होता है बच्चों। क्या होता है आपका, डाइमॉर्फिक फंगस होता है। यानी कि एक आपका रहेगा क्या, एक आपका रहेगा ईस्ट वाले फॉर्म में, एक रहेगा आपका किसमें, मोल्ड वाले फॉर्म में। एक में आपका ईस्ट में रहेगा और दूसरा आपका मोल्ड वाले फॉर्म में। अब आप लोग कई बार पढ़ चुके हो भाई कि ईस्ट वाला फॉर्म क्या होता है, मोल्ड वाला फॉर्म क्या होता है। तो कमेंट करके बता देना कि भाई ईस्ट वाला फॉर्म क्या होगा और आपके मोल्ड वाला फॉर्म कौन होगा। यानी कि कौन सा जो ईस्ट है वो आपके 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो होगा और आपका मोल्ड जो है आपके 22 डिग्री सेल्सियस पे अपना जो है ग्रोथ करते हैं, तो उनको हम मोल्ड वाले फॉर्म में रखते हैं। हमने बता दिया है, एक बार आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाले एमसीक्यू को। नेक्स्ट एमसीक्यू कह रहा है कि एलाइजा इज बेस्ड ऑन, देखो भाई एलाइजा इज बेस्ड ऑन यानी कि जो आपका एलाइजा है वो किस पे बेस्ड है। ऑप्शंस हैं रेडियो एक्टिविटी, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, या फिर आपका इम्यूनोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, या फिर आपका इम्यूनोफिजिकल प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो आप थोड़ा सा देखोगे कि एलाइजा जो है यानी कि एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, इसका जो रिलेशन जा रहा है किससे जा रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी से, यानी कि इम्यूनोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, यानी कि इम्यूनोकेमिकल प्रकार के रिएक्शन पे अपना डिपेंड करते हैं, जिसमें क्या होगा एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करते हैं। तो प्रिंसिपल यही होता है ना कि एक प्रकार का इम्यूनोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करते हैं। क्लियर, तो यही होता है आपका क्या, एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये शायद आपके एम्स गोरखपुर में हाल में ही आपका पूछा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, जैसे कि अगर बात करेंगे कि आपके एलाइजा टेस्ट में कौन से एंजाइम यूज किए जाते हैं, तो एंजाइम जैसे कि आपका हॉर्स, ठीक है, हॉर्स रेडिस प्रोक्सीडेज, यूरेज, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, या फिर आपका अल्कलाइन फास्फेट। ये आपके जो है 4 प्रकार के मेनली जो एंजाइम है आपके एलाइजा वाले प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। उनका सबस्ट्रेट क्या होता है, तो अगर बात करेंगे हॉर्स रेडिस प्रोक्सीडेज की तो आपका H2O2 होगा। उसके बाद में यूरेज की बात करेंगे तो यूरिया, बीटा गैलेक्टोज की बात करेंगे तो आपका ONPG होगा, और अगर बात करेंगे अल्कलाइन फास्फेट की तो आपका क्या होगा, PNPP होगा। ठीक है, ये आपके सबस्ट्रेट होते हैं। और इनके क्रोमोजन कौन होते हैं भैया, देखो कलर देने वाले कौन होंगे, तो कलर देने वाले भी आपको यहाँ पे याद रखना है, टेट्रामिथाइल बेंजाडीन। उसके बाद में अगर यूरेज की बात करेंगे आपके ब्रोमोक्रिसॉल, और अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज की बात करेंगे तो आपका ONPG, और अगर बात करेंगे अल्कलाइन फास्फेट की तो आपका PNPP होता है। अब ये क्रोमोजन जो है एकदम से कंफर्म नहीं होते हैं कि ये होंगे, लेकिन मोस्टली आपके जो है यही होते हैं। अलग अलग प्रकार के भी क्रोमोजन हो सकते हैं। तो जो आपको मेन याद करना है कि जो एंजाइम है, सॉरी जो आपके एलाइजा टेस्ट है, इस एलाइजा टेस्ट में जो मेन एंजाइम है कौन कौन होते हैं, तो यही 4 आपको याद रखना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका एक है हॉर्स रेडिस प्रोक्सीडेज और दूसरा आपका अल्कलाइन फास्फेट। ये दो आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद करके बच्चों रखना है। क्लियर। अब यहाँ पे आपका जो ONPG है या फिर आपका PNPP का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे मेंशन है, देख लेना। क्लियर। चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू क्या रहेगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट एमसीक्यू कह रहा है कि टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डैश डैश नंबर ऑफ डैश डैश टाइप ऑफ सेल। अच्छा एमसीक्यू है, कुछ कहना चाहता है, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट आपका छुपा हुआ है, समझिएगा। कह रहा है कि जो टिश्यू है वो आपका क्या कंसिस्ट करता है, कितने नंबर में कंसिस्ट करता है, कितने प्रकार के सेल होते हैं। तो लार्ज नंबर में आपके जो है आपके टिश्यू सॉरी सेल होंगे, या फिर आपका सेम नंबर में, या फिर आपका स्मॉल और आपका डिफरेंट यहाँ पे फिर हो जाएगा, या फिर आपका लार्ज डिफरेंट, या फिर आपका स्मॉल, या फिर आपका सेम। एक बार एमसीक्यू को फिर से समझिए, क्या कह रहा है कि टिश्यू कंसिस्ट ऑफ यानी टिश्यू आपका किससे बना है, लार्ज और सेम नंबर से, स्मॉल या फिर डिफरेंट नंबर के सेल से, या फिर आपका लार्ज और डिफरेंट प्रकार के सेल से, या फिर आपका स्मॉल और सेम प्रकार के सेल से। तो सभी को पता है कि हाँ भाई हमारा जो सेल है वो किससे बना होगा, वो हमारे टिश्यू से बना होगा। क्लियर ना, टिश्यू से कई सारे सेल जो है आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, आपका टिश्यू बनता है, ये सभी को पता है।
लेकिन एक आपको बात को ध्यान में रखना है कि जो एक प्रकार का स्पेसिफिक टिश्यू होता है वो अपना एक प्रकार के लार्ज और सेम नंबर से बच्चों बना होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि कोई भी एक प्रकार का जो स्पेसिफिक आपका टिश्यू है भाई, जो स्पेसिफिक प्रकार का टिश्यू है वो कई सारे सेल से मिला है, तो एक लार्ज नंबर में आपके सेल इकट्ठा हुए और साथ में एक ही प्रकार के सेल रहेंगे, अलग अलग प्रकार के नहीं, ठीक है ना। तो जिस आर्गन में जिस जगह पे उनको वर्क करना है वो आपके सेम ही प्रकार के जो आपके सेल हैं वो आपस में मिलेंगे, लार्ज नंबर में मिलेंगे, तो एक स्पेसिफिक प्रकार के टिश्यू का यहाँ पे निर्माण करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आपको यहाँ पे नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। ये सभी को भी पता है कि हाँ हमारे भाई सेल से क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, टिश्यू से फिर क्या बनते हैं हमारे ऑर्गन बनते हैं, ठीक है ना। फिर ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है ना। ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बनता है भाई, एक बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है ना, या फिर एक प्रकार के जीव का यहाँ पे आपका निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो है एक सिस्टम चलता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि which are the three mechanisms to reduce blood loss in hemostasis। यहाँ पे कह रहा है कि which are three mechanisms to reduce blood loss in hemostasis। hemostasis अगर हुआ तो उस hemostasis में जो 3 प्रकार के मैकेनिज्म हैं वो आपके कौन होते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो हमारे ब्लड को बहने से रोक रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम हीमोस्टेटिस कह रहे होते हैं। तो इस हीमोस्टेटिस को रोकने के लिए जो मैकेनिज्म बना है वो 3 प्रकार का है। तो वो कौन से 3 प्रकार के मैकेनिज्म यहाँ होंगे उसको आपको बताना है। ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, या फिर आपका फिर ब्लड प्लेटलेट, फिर आप उसके बाद में आपका वैस्कुलर स्पैम, फिर उसके बाद में आपका ब्लड क्लॉटिंग, वैस्कुलर स्पैम, फिर आपके प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा, या फिर पहले आपका ठीक है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद में वैस्कुलर स्पैम होगा, या फिर आपका ब्लड क्लॉटिंग होगा। देन ऑप्शन में आपका दिया है वैस्कुलर स्पैम, ठीक है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, उसके बाद में आपका ब्लड क्लॉटिंग। तो बताओ भाई इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या जाने वाला है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, इस वाले पीपीटी को देखना है बच्चों, इसमें सारे पॉइंट्स जो है आपके मेंशन है कि कैसे क्या स्टेप होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मेंशन है कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इन ब्रोकन वेसल। जब आपका जो वेसल है वो ब्रोकन हो जाता है तो किस प्रकार से आपके ब्लड का क्लॉटिंग यहाँ पे होता है। पहला स्टेप क्या होता है, ठीक है, पहला स्टेप होता है आपका डैमेज्ड ब्लड वेसल। भाई आपका कोई भी एक्सीडेंट हुआ, ठीक है ना, चाहे वो जाने से चाहे वो अनजाने से, तो सबसे पहले क्या होंगे आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपके यहाँ पे डैमेज हो जाएंगे। जब आपके ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएंगे तो दूसरा स्टेप आपका आएगा फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, यानी कि प्लेटलेट प्लग का वहां पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। देन उसके बाद में क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट, उसके बाद में आपका जो है क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हमें देखना है कि भाई यहाँ पे क्या ऑप्शन में फिट बैठ रहा है। तो फिर यहाँ पे जो फिट बैठ रहा है कि वैस्कुलर स्पैम हुआ, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा भाई, जब तक स्पैम नहीं होगा यानी कि जब तक आपके वेसल्स जो है वो उसमें इंजरी नहीं होगी तब तक हमारे आपके प्लेटलेट के प्लग का फॉर्मेशन नहीं होगा और आपका ब्लड जो है वो आपका क्लॉट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा। कि सबसे पहले क्या होगा भाई, डैमेज होंगे आपके ब्लड वेसल्स, देन उसके बाद में प्लेटलेट के प्लग का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद में आपके जो है आपके क्लॉट का डेवलपमेंट होगा। एक पॉइंट और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है बच्चों, क्या ध्यान में रखना है कि अगर बात करेंगे कि जो फर्स्ट आपका जो क्लॉटिंग है, ठीक है ना, फर्स्ट क्लॉटिंग कहाँ पे होगा, ठीक है ना, फर्स्ट क्लॉटिंग तो आपका कहलाता है आपका प्लेटलेट प्लग वाला। और अगर बात करेंगे किसकी, लास्ट, ठीक है ना, लास्ट क्लॉटिंग मैकेनिज्म कहाँ पे होता है, तो आपके क्लॉटिंग बाद में फाइब्रिन में, फिर उसके बाद में आपके ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो हो जाती है। तो इस फिगर के माध्यम से भी इसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। क्लियर ना, इसको भी समझ सकते हैं कि आपके जो है ब्लड वेसल्स ब्रोकन हुए, उसके बाद में आपके प्लेटलेट जो है वहां पे आपका जो है एक्टिव हो जाता है, ठीक है, प्लग यहाँ पे बन जाते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन आपका क्या राइट जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे है डी वाला आपका जो बच्चों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही आपका जो है आपके ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म होता है जिससे ब्लड को लॉस होने से बचाया जा सकता है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि which test is an example of passive agglutination reaction। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका जो एग्जाम्पल है वो आपके पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन का है। किसका बच्चा, पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन का यहाँ पे आपका एग्जाम्पल होने वाला है। ब्लड टाइपिंग रहेगा या फिर आपका कॉम टेस्ट है आपके पैसिव का, लेटेक्स एग्लूटेशन या फिर आपका एलाइजा। देखो इसके आंसर तो आपको पता चल गए होंगे क्योंकि बार बार आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन जो बच्चों को याद नहीं है कि भाई कौन सा सर जो एग्जाम्पल है किसके साथ फिट बैठता है, ठीक है ना, किसके साथ फिट बैठेगा, उसको समझने के लिए
इस वाले चार्ट को समझ लो और लर्न कर लो, अपने जहां भी अपना स्टडी करते हो पढ़ते हो ये चार्ट निकाल के चिपका लो, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे मेंशन है रिएक्शन कैटेगरी, सब टाइप, मैकेनिज्म और उसके बाद में एग्जांपल। देखो मैकेनिज्म आप क्या करना भाई, धीरे धीरे बाद में पढ़ लेना, उससे आपको यहाँ पे नहीं समझना है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हम केवल आपको एग्जांपल्स को रिलेट कर दे रहे। देखिए अगर बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की तो आपका किसके साथ जाएगा, आपका देखो प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे तो उसके जो सब टाइप होते हैं रिंग टेस्ट का, ठीक है। तो रिंग वाला आपका जो एग्जाम्पल बनेगा किसका, एस्कोली टेस्ट जो कि आपके एंथ्रेक्स के लिए किया जाता है, या फिर आपका सीपीआर। उसके बाद में एक आपका होता है लेंस फील्ड टेक्निक, और ये लेंस फील्ड टेक्निक का जो उपयोग है हम यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकल प्रकार के बैक्टीरिया को डायग्नोज करने के लिए करते हैं, यानी कि जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकल का जो ग्रुप है उसको डायग्नोज करने के लिए लेंस फील्ड प्रकार के टेक्निक का उपयोग करते हैं, जो कि आपके प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत आएगा। और प्रेसिपिटेशन का कौन सा टाइप होगा, आपके रिंग टेस्ट का सब टाइप होगा, ठीक है। स्लाइड फ्लोकुलेशन की बात करेंगे तो स्लाइड फ्लोकुलेशन में क्या होता है भाई, सॉल्युबल एंटीजन जो रिएक्शन है वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करते हैं, और कह सकते हैं प्रकार का विजिबल फ्लेक्स का या फिर फ्लोकोल का निर्माण यहाँ पे करते हैं। क्लियर। अब इसकी एग्जांपल रहता है आपका सबसे बेस्ट बीडीआरएल टेस्ट, जो कि आपके सिफिलिस के लिए किया जाता है, ठीक है ना। बीडीआरएल का फुल फॉर्म जो है कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। चलिए अब बात करते हैं ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो आपका सिमिलर होता है कैसे भाई, फ्लोकुलेशन की आपका जो है ये सिमिलर होता है, ठीक है। ये भी आपका किसके लिए किया जाता है, आपके सिफिलिस के लिए किया जाता है, लेकिन जो नाम है वो आपका खांस टेस्ट हो जाता है। खांस टेस्ट जो है आपके सिफिलिस के लिए किया जाएगा, और एक किसका एग्जाम्पल है, ये आपके ट्यूब फ्लोकुलेशन का एग्जाम्पल है। स्लाइड फ्लोकुलेशन का एग्जाम्पल बीडीआरएल, और ट्यूब फ्लोकुलेशन का एग्जाम्पल आपका खांस टेस्ट हो जाता है, जो कि सिफिलिस के लिए किया जाता है। फिर आता है बच्चों आपके प्रेसिपिटेशन का एक प्रकार है आपके रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन। तो रेडियल इम्यूनो जो डिफ्यूजन है उसका एग्जांपल है आपके आईजीजी को मेजर करने के लिए, या फिर आपके आईजीएम प्रकार के लेवल को मेजर करने के लिए किसका उपयोग करते हो, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन का उपयोग बच्चों यहाँ पे करते हो। इसमें जो क्या होता है, इसमें समझिएगा कि इसमें एक प्रकार का जेल मेंशन होता है, ठीक है ना। एक ट्यूब रहेगा और ट्यूब में बीच में आपका क्या रहेगा, जेल रहता है, नीचे आपका जो है एंटीबॉडी रहता है, ठीक है ना। एंटीबॉडी रहता है और यहाँ पे आपके एंटीजन आ रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा होता है, ठीक है ना। डिफ्यूजन होता है, इसी को कहते हैं यहाँ पे रेडियल डिफ्यूजन। और रेडियल डिफ्यूजन को हम यहाँ पे सिंगल डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं, इसको आप लोग समझ के रखना। रेडियल डिफ्यूजन को क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंगल डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अब भाई रेडियल डिफ्यूजन या फिर सिंगल डिफ्यूजन का एग्जाम्पल क्या रहेगा, तो पता चल गया कि आईजीएम या फिर आपके आईजीजी का लेवल को नापना। अब अपना आता है कि डबल इम्यूनो डिफ्यूजन। डबल इमेजन डिफ्यूजन का जो डबल इम्यूनो डिफ्यूजन का जो आपका एग्जांपल है वो आपका क्या रहता है, आपका ऑक्ट्रोलिंग, ठीक है, ऑक्ट्रेलोंगी टेक्निक होता है। इसको आप लोग प्रोनाउंसिएशन करके देख लेना, लर्न कर लेना, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो एंटीजन है और आपका जो एंटीबॉडी है दोनों ऊपर से नीचे से अपना जो है डिफ्यूजन करते हैं, यानी कि एक एंटीजन भी डिफ्यूजन करेगा और दूसरा अपना जो है वो एंटीबॉडी भी डिफ्यूजन कर रहा होता है, बीच में अपना जो है जेल लगा हुआ होता है। क्लियर। जेल किसका होता है, तो आपका अगार जेल होता है बच्चों, ठीक है। फिर अपना आता है यहाँ पे एग्लूटिनेशन। देखो प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत आपका आया रिंग टेस्ट, स्लाइड टेस्ट, ट्यूब फ्लोकुलेशन, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन और आपका डबल इम्यूनो डिफ्यूजन। इतना लर्न करो, और भी होते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन में अगर बात करेंगे स्लाइड एग्लूटिनेशन की, तो इसका एग्जांपल जो है बेस्ट आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का है बच्चों। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का है, क्या होता है भाई, रैपिड क्लम्पिंग देखने को मिलती है पर्टिकुलेट एंटीजन लाइक बैक्टीरिया ऑन ए स्लाइड व्हेन मिक्सिंग विद एंटी सीरम। यानी कि एंटी सीरम के साथ जब इसको मिक्स करेंगे तो क्या देखने को मिलेगी, रैपिड क्लम्पिंग देखने को मिलती है बच्चों। रैपिड क्लम्पिंग देखने को यहाँ पे मिलती है, जिसका जो बेस्ट एग्जांपल है आपकी एबीओ ग्रुपिंग की है, किसकी भाई, एग्लूटिनेशन प्रकार का जो है स्लाइड एग्लूटिनेशन। ट्यूब एग्लूटिनेशन की बात करोगे तो इसमें सीरियल डाइल्यूशन बनाते हैं, जो कि आपके बिडाल वगैरह के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो सीरियल डाइल्यूशन में हम लोग ट्यूब एग्लूटिनेशन का उपयोग करेंगे। बिडाल हो गया, बेलफ्लिक्स रिएक्शन हो गया, पॉल बनल टेस्ट हो गया बच्चों, ठीक है। पॉल बनल हो गया, बेलफ्लिक्स हो गया, ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, आपके किसके अंतर्गत आएगा, आपके यहाँ पे जो है ट्यूब एग्लूटिनेशन के अंतर्गत आपका ये रखा जाएगा, ठीक है। पैसिव एग्लूटिनेशन की अगर बात करते हैं तो पैसिव एग्लूटिनेशन में आपका क्या आएगा भैया, ये आपका आएगा यहाँ पे आरए फैक्टर, सीआरपी टेस्ट, एएसओ या फिर आपका एचसीजी, ठीक है। अब समझना भैया ऑप्शन में क्या दिया था, ये एग्जांपल नहीं दिए थे, ये दिया था कि जो पैसिव एग्लूटिनेशन है वो किस प्रकार का टेस्ट है,
लेटेक्स प्रकार का एग्लूटेशन है या फिर कहिए कि चारकोल प्रकार का एग्लूटेशन होता है। कैसा भैया? पैसिव एग्लूटेशन जो है वो आपके लेटेक्स या फिर चारकोल प्रकार के एग्लूटेशन टेस्ट होते हैं। क्लियर? और इनके जो एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार से है। क्लियर? अब बात करते हैं हिम एग्लूटिनेशन की। तो हिम एग्लूटिनेशन में आपका क्या आएगा कि यहाँ पे जो है हम अदर प्रकार के आरबीसी को इन्वॉल्व करते हैं और आपका रहेगा रोज वालर टेस्ट और आपका टीपीएचए टेस्ट। टीपीएचए टेस्ट और आपका रोज वालर टेस्ट, इनको आप क्या करेंगे? लर्न कर लेंगे प्यारे बच्चों। और कॉम टेस्ट जो है ये भी आपके किसके अंतर्गत आता है? एग्लूटिनेशन के अंतर्गत आता है। कॉम टेस्ट में हम लोग क्या देखते हैं? आरएच इनकम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग यहाँ पे करते हैं या फिर आपका हेमोलिटिक डिजीज को चेक करने के लिए कॉम्स टेस्ट का उपयोग करते हैं, जिसमें यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन यूज करते हैं। और किसको चेक करते हैं? इनकम्प्लीट एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। इनकम्प्लीट एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं किसमें? कॉम टेस्ट में। अब अपना जो ये कॉम टेस्ट होता है सभी को पता है कि दो प्रकार से होता है प्यारे साथियों। एक आपका कौन रहेगा? एक आपका रहेगा आपके आरबीसी के अंदर, ठीक है ना? एक आपका आरबीसी और एक आपका कहिएगा कि आपके प्लाज्मा के साथ में होता है। तो जो आरबीसी के साथ में होगा उसको हम वीवो कहते हैं, वीवो फॉर्मेट में। और जो प्लाज्मा के सापेक्ष में होता है उसको हम क्या कहते हैं? विट्रो के नाम से जानते हैं। यानी कि ये वीवो फॉर्म में नहीं होता है, या कहिए कि आउटसाइड आप कह सकते हो कि मतलब कि आउटसाइड आप होते हैं। ठीक है, मतलब कि वीवो का मतलब जिंदे, और उसके बाद में आउटसाइड अगर किसी लिविंग को कुछ कर रहे हैं तो वो होता है आपका क्या? विट्रो कंडीशन। तो प्लाज्मा में जो डिटेक्शन होगा वो विट्रो कंडीशन में होगा, और आरबीसी में जो होगा वो हमारा जो एंटीबॉडी रहेगा वो आपका रहेगा वीवो फॉर्मेट में। ठीक है, और जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहेगा वो आपके विट्रो फॉर्मेट में रहेगा। क्लियर? तो ये एग्जांपल्स थे, इनको बच्चों लर्न करो और उसके बाद में अपने बेहतरीन तरीके से इनका जवाब दे सकते हो। अब पूछा था कि पैसिव एग्लूटिनेशन किसके अंतर्गत आएगा? तो आपका ये लेटेक्स एग्लूटिनेशन के अंतर्गत आता है। होम टेस्ट किसके अंतर्गत आएगा? तो आपका ये एग्लूटिनेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? एग्लूटिनेशन। ब्लड टाइपिंग किसमें आएगा? देखो भाई, ब्लड टाइपिंग पूछा ना, तो ब्लड टाइपिंग आएगा आपका स्लाइड एग्लूटिनेशन में। ठीक है ना? स्लाइड एग्लूटिनेशन में। और अपना जो एग्लूटिनेशन है कॉम वाला, वो खुद का एक प्रकार का सब टाइप है। क्लियर? तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे आपका नहीं है। ब्लड टाइपिंग क्या है? स्लाइड प्रकार का एग्लूटिनेशन है, स्लाइड प्रकार का एग्लूटिनेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉम टेस्ट क्या है? खुद में ही क्या है आपका भैया? सब टाइप है किसका? एग्लूटिनेशन का। एग्लूटिनेशन का क्या है? खुद का भैया एक प्रकार का सब टाइप है, जिसमें क्या होता है? एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन यहाँ पे उपयोग में लाया जाता है। प्यारे बच्चों, क्लियर? चलो, अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस प्रकार से पीपीटी पढ़ने में मजा आता है, समझ में कुछ आता है प्यारे साथियों, तो एक बार जरूर इसको लाइक कर दिया करो। ठीक है ना? जरूर आप यहाँ पे लाइक इसको कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है ना? बिल्कुल कमेंट करना आप लोग यहाँ पे मत भूलना मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं क्या कह रहा है भाई। व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन का जो यूनिट है उसको हम किस में मेजर करते हैं? बस इतना सा आपको बताना है भाई कि हीमोग्लोबिन का जो यूनिट है वो हमारा क्या होगा मेरे साथ। ऑप्शन है मिलीग्राम पर डीएल, मिलीमोल पर लीटर, ग्राम पर डीएल, या फिर आपका ग्राम पर लीटर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन की अगर बात करेंगे किसमें मेजर होता है तो ग्राम पर डीएल में होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। कहीं कहीं पे आप देखोगे ग्राम परसेंट भी होता है ना, ग्राम परसेंट भी होता है। तो चाहे आप ग्राम पर डीएल करिए या फिर आप यहाँ पे ग्राम परसेंट करिए, हीमोग्लोबिन का जो दोनों मात्रक है आपका करेक्ट रहेगा। चलो यार, बहुत अच्छा, समझ में आपको आ गया होगा। एक और पॉइंट देखते हैं और कुछ सीखते हैं। यहाँ पे ब्लड है, ब्लड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल मेंशन किए गए हैं। जैसे कि अगर कलर की बात करेंगे तो हमारा जो ब्लड है वो कैसा रहेगा? ब्राइट रेड रहेगा आपके आर्टेरियल में, और आपका जो डार्क रहेगा वो आपका किस में रहेगा? वेन में। तो ये उल्टा हो गया क्या भाई? ब्राइट रेड जो है आप कमेंट करके बताइएगा कि जो हमारा ब्लड है उसका कलर जो है ब्राइट रेड किस में रहेगा? आपके आर्टेरियल में, और डार्क जो रहेगा आपके वेन में रहेगा। ये बात सही है? बिल्कुल सही होगा। ठीक है। मास की बात करेंगे तो आपका 8% ऑफ बॉडी मास रहता है। पीएच अपने ब्लड की बात करेंगे तो कितना रहेगा भैया? स्लाइटली अल्कलाइन होता है, यानी कि 7.35 से लेकर 7.45। क्लियर? अगर टेस्ट की बात करेंगे तो सॉल्टी होता है भाई। किसी का ब्लड आपने चखा है? खुद का तो चखा ही होगा, कट जाते थे तो उसको चखते थे, तो सॉल्टी आपको पता भी चल गया होगा। विस्कोसिटी कैसी रहेगी? 3 से 4 टाइम मोर विस्कस वाटर, यानी कि अपने वाटर से जो हमारा पानी है ना उससे 3 से लेकर 4 टाइम मोर विस्कस विस्कस होता है हमारा ब्लड, यानी कि गाढ़ा होता है हमारा ब्लड। वॉल्यूम की बात करेंगे तो आपका जो है 5 से लेकर 6 लीटर आपका देखने को मिलता है एक ह्यूमन में। इसकी बात की गई है अपने ब्लड की। टेम्परेचर क्या बनेगा भाई? तो 38 डिग्री सेल्सियस आपका जो है आपके टेम्परेचर रहता है आपके ब्लड का।
अब बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ब्लड ब्लड से रिलेटेड आपका होता है आरबीसी, यानी कि ब्लड में अगर बात करेंगे तो सभी को पता है कि दो पार्ट, एक हमारा प्लाज्मा और एक आपका रहेगा क्या, सिर्फ सेलुलर एलिमेंट होता है, सेलुलर एलिमेंट। और सेलुलर एलिमेंट में आपका क्या रहेगा, एक आपका डब्ल्यूबीसी, दूसरा आपका जो है आरबीसी, और उसके बाद में आपका प्लेटलेट। सबसे ज्यादा जो एबुडेंट मात्रा में वो आपका क्या रहेगा, आपका आरबीसी रहेगा। एबुडेंट में आपका क्या रहेगा, आपका आरबीसी रहेगा, सभी को पता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, आरबीसी की, क्योंकि भैया ये एबुडेंट है, माने कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है ना। तो देखिए आरबीसी आर बाई कॉनकेव, आरबीसी हमारा कैसा रहेगा, बाई कॉनकेव रहता है, विथआउट न्यूक्लियस रहता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करेंगे इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो इथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। आरबीसी क्या है भैया, आरबीसी आपका बाई कॉनकेव विथआउट न्यूक्लिएटेड, और इसका दूसरा नाम क्या है, इथ्रोसाइट होता है। क्लियर। साइज क्या रहेगा आपके आरबीसी का, 7 से 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, एंड थिकनेस की बात करेंगे तो आपका 2.25 माइक्रोमीटर आपका जो है थिकनेस रहता है। आरबीसी जो कंटेन करता है आयरन रिच प्रोटीन, क्या करता है भैया, आयरन रिच प्रोटीन को कंटेन करता है, जिससे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो जो हमारा आरबीसी है उसका कलर जो रेड है किसके वजह से है, वो हमारे हीमोग्लोबिन की वजह से है। उसका शेप बाई कॉनकेव क्यों है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पड़ा हुआ है। इसको हम रिस्पायरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन को रिस्पायरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यही अपना ऑक्सीजन को ले जाएगा आपके लंग्स से टिश्यू तक, और टिश्यू से जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा कहां तक, लंग्स तक लेकर आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए अब अगर बात करें कि हमारा जो भैया आरबीसी है उसका लाइफ स्पैन क्या होता है, तो 120 दिन होता है, ठीक है ना। इसमें अपना जो है कभी कभी आपका 20 माइनस और कभी कभी आपका 20 प्लस भी हो सकता है। तो भाई आरबीसी का जो जीवन अवधि है, हाफ लाइफ कितनी है, 120 दिन होती है। सॉरी, हाफ लाइफ यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, ये आपके एंटीबॉडीज नहीं है, ये आपके क्या है, आरबीसी है। इनका लाइफ स्पैन होता है, जीवन अवधि होती है 120 दिन का, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं फैक्चुअल पॉइंट की, जो कि हमारे हीमोग्लोबिन से रिलेटेड रहेगा प्यारे साथियों। क्या है कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड है वो कितना कंटेन कर रहा है भैया, आपका एचबी। तो जो हमारा नॉर्मल ब्लड है वो आपका 13 से लेकर 15 ऑफ एचबी पर आपके 100 ml में आपका पड़ा होता है। यानी कि 100 ml अगर आपका ब्लड है तो इस 100 ml में आपका 13 टू 15 आपके जो हीमोग्लोबिन है, यानी कि आपके परसेंट जो हीमोग्लोबिन है वो आपके देखने को मिलते हैं। एक अगर आरबीसी की बात करेंगे तो एक आरबीसी जो है आपका 250 मिलियन, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एचबी का यहाँ पे रखता है। एक आरबीसी जो है 250 मिलियन आपके हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को रखता है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ एचबी कैरीड फॉर ऑक्सीजन, यानी कि जो हमारा एक हीमोग्लोबिन है वो चार ऑक्सीजन को लेकर जाता है। मतलब कि अगर आपके लंग से आपके ऑक्सीजन को लेकर जाना है कहां तक, टिश्यू तक, तो एक जो आपका एचबी है कितना आपके ऑक्सीजन को ले जाएगा, तो 4 ऑक्सीजन को बच्चों यहाँ पे लेकर जाएगा, 4 ऑक्सीजन को आपका लेकर जाएगा, क्योंकि इसके पास 4 हाथ होते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर। अब अपने अगर आरबीसी के नॉर्मल रेंज की बात करेंगे तो एडल्ट में 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर, और अगर फीमेल की बात करेंगे तो आपका 4.8 जो है मिलियन पर क्यूबिक लीटर। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, हमने एवरेज बताया है, क्लियर। अगर बात करेंगे कि आरबीसी का प्रोडक्शन कहां पे होता है, तो सभी को पता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन हो, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन हो प्लेटलेट्स का हो तो आपके बोन मैरो में, और इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है ना। क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। और अगर बात करेंगे ल्यूकोपोसिस, इसकी ल्यूको, तो ल्यूको का मतलब होता है सफेद से, यानी कि आपके डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी का जब फॉर्मेशन होगा तो उसे ल्यूकोपोसिस कहेंगे, आरबीसी का होगा तो उसे एरिथ्रोपोइसिस कहेंगे, और अगर प्लेटलेट का होगा तो उसे क्या कहेंगे, थ्रोम्बोपोइसिस कहेंगे बच्चों। क्लियर ना। चलो भाई, अब आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अच्छा प्यारे साथियों, अब हमें ये बताओ, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतनी बेसिक पॉइंट, अभी आपने किसका पेपर दिया, आपने अभी एम्स जीकेपी का दिया, यानी कि अभी आपने एम्स गोरखपुर का पेपर दिया है, और आपने देखा कि क्या पूछा ना, आपने देखा क्या पूछा, किसी का नॉर्मल रेंज पूछ रहा है, चाहे आपके एलडीएल का हो, चाहे आपके एचडीएल का हो, या फिर कुछ ऐसे नॉर्मल रेंज पूछा है, ठीक है। कुछ फैक्चुअल चीजें आपकी पूछी आपके एग्जाम में, जो कि बेसिक था, बच्चे बहुत अपर लेवल का, कोई आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कोई कुछ पढ़ के जा रहा था और पता चला कि आया कुछ, ठीक है। पढ़ना सब जरूरी है, रिवीजन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इस बात को आपको ध्यान रहे। ये हम क्या किए हैं, आप लोग सोचते हो कि क्या पढ़े, इसको क्या पूछा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको रिवीजन करा दिया। अब देखो
क्या पूछा था, हीमोग्लोबिन का जो है यूनिट क्या रहेगा, तो ग्राम पर डीएल या फिर आपका ग्राम परसेंट। हीमोग्लोबिन को बेस्ट मेथड मापने की जो है वो आपकी ड्रेपकिन मेथड होती है, या फिर कहे कि साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड होता है, जिसमें हम यहाँ पे ड्रेपकिन सोल्यूशन का उपयोग करते हैं। जो पॉइंट बोलेंगे उसको नोट करते रहिएगा बच्चों। व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वुंड हीलिंग, यानी कि जो आपकी घाव की हीलिंग है, घाव जो आपका भर रहा है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है बच्चों। तो समझो, आपके ऑप्शन है इन्फ्लामेशन, प्रोफिलेशन या फिर आपका म्यूटेशन, सॉरी मैचुरेशन, फिर उसके बाद में आपका प्रोलिफरेशन, इन्फ्लामेशन, मैचुरेशन, फिर आपका मैचुरेशन, इन्फ्लामेशन, प्रोफिलेशन, फिर आपका इन्फ्लामेशन, मैचुरेशन, प्रोलिफरेशन। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा पहले होगा भैया इन्फ्लामेशन। पहले आपका जो है घाव आना चाहिए, उसमें कुछ लड़ाइयां होनी चाहिए डब्ल्यूबीसी के साथ में, फिर आपका प्रोलिफरेशन, फिर आपका जो होगा आपका मैचुरेशन होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। तो बच्चों ऐसे नहीं जाने देंगे, पूरे स्टेप को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, उसके बाद में राइट आंसर को तो आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए यहाँ पे मेंशन है कि आपका वुंड हीलिंग फेज, वुंड हीलिंग फेज में आपके जो है मेन 4 स्टेप आते हैं। एक आपका हीमोस्टेटिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन, और उसके बाद में आपका रिमॉडलिंग या फिर कहीं आपका मैचुरेशन। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले तो चोट लगेगी, ठीक है, या फिर कोई वजह से क्या होगा यहाँ पे हीमोस्टेटिस होगी, यानी कि ब्लीडिंग आपके टिश्यू में होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर। देन उसके बाद में जब ब्लीडिंग हो जाएगी बच्चों, तो फिर यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं, तो उनको मारने के लिए हमारा डब्ल्यूबीसी जो है वो अपना रिलीज होगा, ठीक है ना, वासोडाइलेशन होगा, और उसके द्वारा आपके जो डब्ल्यूबीसी है वो आपके निकल के बाहर आएंगे और फिर लड़ाई स्टार्ट करेंगे। इस डब्ल्यूबीसी में मेन जो आपके होते हैं माइक्रोफेजेज और आपके न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, और इस इन्फ्लामेशन के दौरान क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग जो आपकी रेडनेस है आपको देखने को मिल जाती है। अभी इन्फ्लामेशन कितनी देर में हो जाता है, तो जैसे ही आपका हीमोस्टेटिस होगा वो बहुत ही जल्दी होता है, और उसके बाद में आपका जो है आपके कह सकते हो कि 2-4 घंटे से लेकर आपका जो है 24 घंटे के अंदर जो है इन्फ्लामेशन देखने को मिल जाता है। फिर जब इन्फ्लामेशन यहाँ पे हो जाएगा तो आपका होगा यहाँ पे प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब कह सकते हो यहाँ पे रीबिल्डिंग बच्चों, क्या कह सकते हो, रीबिल्डिंग, ठीक है ना, रीबिल्डिंग इसको यहाँ पे हम कह सकते हैं। और सी रीबिल्डिंग में कौन इन्वॉल्व होता है, तो आपका इन्वॉल्व जो होता है आपका फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व होता है बच्चों। कौन आपका यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट जो है, फाइब्रोब्लास्ट जो है आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। क्लियर। कौन इन्वॉल्व होता है, फाइब्रोब्लास्ट जो है आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। फिर आपका आता है यहाँ पे आपका रीमॉडलिंग या फिर कहिए कि आपका मैचुरेशन। क्या होता है आपका मैचुरेशन होता है। मैचुरेशन में बच्चों क्या होगा कि आपका जो है ड्रेस्कली पैच कोलेरिज्म या फिर कहिए कि हील्ड एपिडर्मिस हो जाएगा, यानी कि आपके जो एपिडर्मिस वगैरह ये सब आपके हील हो जाते हैं। और इसमें ये कह सकते हो कि आपका जो कोलेजन थर्ड है, ठीक है ना, कोलेजन जो आपका थर्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो आपके कोलेजन फर्स्ट में आपके जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। कोलेजन फर्स्ट में अपना जो है कन्वर्ट यहाँ पे आपके हो जाते हैं। क्लियर। तो फिर क्या हुआ भाई, हीमोस्टेटिस, इन्फ्लामेशन, फिर उसके बाद में रीबिल्डिंग या फिर आपका प्रोलिफरेशन, फिर उसके बाद में आपका मैचुरेशन या फिर आपका मॉडलिंग। ये 4 स्टेप जो होते हैं आपके उंड के हीलिंग फेज में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आपका हीमोस्टेटिस से शुरू होता है और आपके मैचुरेशन तक जाता है। इसमें क्या इन्वॉल्व है, इन्फ्लामेशन में डब्ल्यूबीसी, उसके बाद में रीबिल्डिंग या फिर आपका प्रोलिफरेशन में आपके जो है फाइब्रोब्लास्ट, और उसके बाद में रीमॉडलिंग में आपका कौन है भाई, रीमॉडलिंग में आपका जो यहाँ पे होता है कोलेजन थर्ड से कोलेजन फर्स्ट में कन्वर्जन होती है, यानी कि मैचुरेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या रहने वाला है। बहुत ही बेसिक सा आपका नेक्स्ट सा एमसीक्यू है कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट जो है आपका लिम्फ ऑर्गन कौन सा है, तो आपका क्या रहेगा, स्प्लीन रहेगा। क्या रहेगा, स्प्लीन आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी आपका राइट रहेगा। अगर स्प्लीन की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ठीक है, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी का क्या है भाई, ब्लड बैंक है। बॉडी का ब्लड बैंक कौन है, आपका जो है स्प्लीन है। अगर बात करेंगे इसको और क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ग्रेवयार्ड, ठीक है ना, क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का ये क्या है, आत्मदाह थैली है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पुराने आरबीसी हैं जिनका 120 दिन का टाइम पूरा हो गया, वो इसी में जाके क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेकडाउन इनका हो जाता है। और जो नए वाले हैं इसी में जाके स्टोर रहते हैं, तो जो स्टोर है तो उसे कहेंगे ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। और इनका क्या हो रहा है, इनका जो आत्मदाह हो रहा है वो हमारे स्प्लीन में हो रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जो है आपके स्प्लीन होता है। क्लियर।
अब एक एमसीक्यू प्यारे साथियों और पूछा जाता है कि जो है प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन कौन से हैं? क्या भाई? प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, ठीक है ना, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन। प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो आपके ऑर्गन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको प्राइमरी समझ लेना है और सेकेंडरी आपको वैसे पता चल जाएगा। प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन की बात करेंगे तो एक आपका बोन मैरो, ठीक है ना, एक आपका बोन मैरो रहेगा और दूसरा आपका जो रहता है वो आपका होता है लिम्फ, सॉरी, दूसरा जो आपका यहाँ पे होता है वो आपका थाइमस होता है। दूसरा क्या रहता है भाई? आपका थाइमस होता है, ठीक है ना, थाइमस। अब बोन मैरो का क्या मतलब हुआ? देखिए भाई, जो बोन मैरो है उसमें क्या होगा कि हमारे जो है ब्लड सेल का फॉर्मेशन होगा हमारे बोन मैरो, चाहे वो आपका टी लिम्फोसाइड हो चाहे आपका बी लिम्फोसाइड हो। बी वाला होगा तो बी का जो फॉर्मेशन होगा वो आपके बोन मैरो में होगा और इसका मैचुरेशन भी आपके बोन मैरो में होगा। लेकिन अगर टी लिम्फोसाइड की बात करेंगे तो टी लिम्फोसाइड का जो फॉर्मेशन है वो तो आपके बोन मैरो में होगा, लेकिन उसका जो मैचुरेशन है वो आपके कहाँ पे होगा? आपके थाइमस में जाके होता है। तो प्राइमरी जो लिम्फेटिक ऑर्गन है वो आपका बोन मैरो और आपका थाइमस है। और अगर सेकेंडरी की बात करेंगे, ठीक है ना बच्चों, अगर सेकेंडरी की बात करेंगे तो सेकेंडरी में आपके क्या आ जाएंगे? सेकेंडरी, ठीक है ना, सेकेंडरी की अगर बात करेंगे, ठीक है, सेकेंडरी की अगर बात करोगे तो आपका लिम्फ नोड, उसके बाद में आपका यहाँ पे आ जाएगा स्प्लिन, उसके बाद में आपके टॉन्सिल आ जाते हैं। केवल इसमें क्या रहेगा? थाइमस नहीं रहेगा, ठीक है। स्प्लिन जो है वो आपका किसमें आ जाएगा? सेकेंडरी में आ जाएगा। लिम्फ नोड आपका सेकेंडरी आपके लिम्फेटिक ऑर्गन में आ जाएगा। टॉन्सिल जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं वो भी आपके लिम्फेटिक सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन में आ जाते हैं। बात क्लियर? अब पहले साथियों यहाँ पे हमने कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर रखे हैं, क्योंकि जब बात आई लार्जेस्ट और आपकी स्मॉलेस्ट की तो हमें इसको भी पढ़ना बनता है, क्योंकि डायरेक्ट हमारे एमसीक्यू में ये पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्या पॉइंट आपको समझना कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सा होगा? तो स्पर्म होगा, ठीक है ना, स्पर्म जो है आपका स्मॉलेस्ट सेल है। उसके बाद में कहेंगे लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी तो आपका ओवम होगा। और अगर बात करेंगे स्मॉलेस्ट ऑर्गन की तो आपका पीनियल ग्लैंड होगा। बच्चों क्या होगा? पीनियल ग्लैंड है जो आपका क्या रहेगा? स्मॉलेस्ट जो है आपका ऑर्गन होता है। क्या होता है? पीनियल ग्लैंड जो है हमारा यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो है ऑर्गन होता है। क्लियर? उसके बाद में अगर बात करेंगे किसकी? अगर बात करेंगे स्मॉलेस्ट यहाँ पे मसल्स की तो आपका क्या रहेगा? आपका ठीक है, स्टेपेडियम होगा। और अगर स्मॉलेस्ट यहाँ पे बोन की बात करेंगे तो आपका स्टेपीज होगा, ठीक है ना, स्टेपीज होगा। फिर उसके बाद में लार्जेस्ट अगर बात करी जाएगी बच्चों किसकी? लार्जेस्ट बात की जाएगी आपके आर्गन की बच्चों, आर्गन की। तो आर्गन एक्सटर्नली और इंटरनली दो तरीके से समझना है। एक्सटर्नली आपका स्किन है जो कि आपका पूरे बॉडी का 15% भाग कवर करता है। और अगर लार्जेस्ट आर्गन की बात करेंगे इंटरनली तो आपका क्या होगा? आपका यहाँ पे लीवर होगा बच्चों। क्या होगा? आपका लीवर होगा, जो कि आपका 1.4 से लेकर 1.5 केजी का इसका जो है वेट होता है। क्लियर? लार्जेस्ट बोन कौन सा रहेगा? लार्जेस्ट बोन आप सभी को पता है फीमर होता है। और अगर स्मॉलेस्ट मसल की बात, सॉरी, लार्जेस्ट मसल की बात करेंगे तो आपका क्या रहेगा? लार्जेस्ट जो आपका मसल से वो आपका मैक्सिमस होता है। ठीक है, क्या होता है? आपका मैक्सिमस होता है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात करेंगे स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट तो आपका सेल है। और अगर बात करेंगे स्मॉलेस्ट केमिकल यूनिट की तो आपका वो एटम होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, पढ़ना होगा। इसकी जो राइटिंग है मैं जब आपको पीडीएफ दूंगा एप्लीकेशन पे तो और बेहतरीन करके लिख के यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ये तो ये मैंने इसको राइटिंग कर दी है बच्चों, ठीक है ना। तो कोई डाउट नहीं रहेगा। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपको यहाँ पे समझ के रखना होगा, जिसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि लार्जेस्ट मसल हो गया, लार्जेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट मसल हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में लार्जेस्ट आर्गन, उसके बाद में आपका जो है स्मॉलेस्ट आर्गन कौन सा रहेगा तो आपका पीनियल ग्लैंड हो जाएगा। इन सभी को आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं, मम्स अफेक्ट्स व्हिच ग्लैंड ऑफ द बॉडी। यानी कि जो मम्स है वो मम्स जो है किस प्रकार के बॉडी को यहाँ पे अफेक्ट करता है बच्चों, ठीक है ना। मम्स एक प्रकार की बीमारी है, वो किसको अफेक्ट करेगा? थायराइड ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड को, सैलिवरी ग्लैंड को, या फिर आपके पैनक्रियाज को। ठीक है, तो क्या बताओगे भाई, मम्स जो है किसको अफेक्ट करता है? तो मम्स जो है किसके द्वारा होता है? मम्स जो है बच्चों आपके मम्स वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मम्स वायरस के द्वारा होता है, ठीक है ना। मम्स वायरस के द्वारा होता है। किस प्रकार का वायरस होता है? तो आप बताओगे कि सर ये जो है आपका सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, ठीक है ना, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। किसके अंतर्गत आपका ये रखा जाता है भाई? किसके अंतर्गत आपका जो है ये वायरस रखा जाता है? तो क्या बताओगे कौन सा इसका फाइलम होता है, ठीक है ना, इसकी फैमिली क्या होती है? फाइलम नहीं बात करेंगे, इसकी फैमिली क्या होती है पहले बच्चों, फैमिली। तो फैमिली की बात करेंगे तो आपका क्या होता है? पैरामैक्सिवरेडी, ठीक है ना, पैरामैक्सो कहिए या फिर मैक्सी, स्पेलिंग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा
देखना पड़ा कि भाई क्या होगा स्पेलिंग आपका पैरामैक्सोवेराइडी, ठीक है ना। पैरामैक्सोवेराइडी आपकी जो है इसकी क्या होती है, फैमिली होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे मम्स अगर कोई इफेक्टेड है या फिर कहिए कि बच्चे को मम्स से बचाना है, तो यहाँ पे कौन सा टीका लगाते हैं बच्चे, कौन सा टीका लगाते हैं, वैक्सीनेशन कौन सी होती है, ठीक है ना। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन कौन सी दी जाती है, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे हम देते हैं एमआर की बच्चों, है ना, किसकी देते हैं, एमएमआर की वैक्सीन देते हैं, मम्स, मिजल्स और आपके रुबेला की, तीन प्रकार होता है बच्चों, ठीक है। एमआर कहिए या फिर कहिए यहाँ पे अपना जो है एमएमआर, ठीक है, एमएमआर, ठीक है। मम्स, उसके बाद में मिजल्स, उसके बाद में रुबेला, ठीक है ना, मम्स, फिर उसके बाद में आपका जो रहेगा दूसरा आपका रहेगा मिजेल्स, है ना, मिजेल्स, उसके बाद में आपका क्या रहेगा, आर्क फार हो जाएगा आपका रुबेला। तो इस वाले टीकाकरण के द्वारा एमएमआर वैक्सीन के द्वारा हम यहाँ पे मम्स से बच सकते हैं, ठीक है। तो मम्स किसके द्वारा होगा, मम्स वायरस के द्वारा होगा। सिंगल स्टैंडर्ड आपका आरएनए वायरस होता है, फैमिली क्या रहेगा, पैरामैक्सोवायरिडी आपका यहाँ पे जो है फैमिली बनेगी, नोट करने लायक है। इफेक्ट कहाँ करता है प्यारे बच्चों, सैलरी ग्लैंड पे प्राइमरी इफेक्ट करता है, मतलब सबसे पहले जो फर्स्ट इफेक्ट करेगा वो आपकी सैलरी ग्लैंड पे, ठीक है, जो आपका पैराइड सैलरी ग्लैंड होती है वहां पे अपना इफेक्ट करेगा, देन उसके बाद में पूरी बॉडी में अपना इन्फेक्शन जो है वो करता है प्यारे साथियों, क्लियर। चलो प्यारे साथियों अब नेक्स्ट देखते हैं क्या रहेगा, कुछ टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई एमटीबी, यानी कि कौन सा जो टेस्ट है वो आपके एमटीबी यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। राम्प स्टेन, लिस्मन स्टेन, जेडन स्टेन यानी कि एसिड फास्ट स्टेन, या फिर आपका अल्बर्ट स्टेन, क्या जवाब रहेगा आपका भाई, जवाब सभी को पता है कि भाई क्या रहेगा भाई, आपके एमटीबी के लिए यहाँ पे यूज करते हैं जेडन स्टेन, यानी कि जेडन कहिए या फिर अपना एफबी स्टेन कहिए, ठीक है ना। 25% सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है एज ए डीकलराइजर के रूप में, 25% H2SO4 एज ए डीकलराइजर बच्चों, ठीक है ना, एज ए डीकलराइजर के रूप में यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, 25% यहाँ पे H2SO4 का उपयोग यहाँ पे कर रहे होते हैं। 5% किसके लिए करते हैं बच्चे, 5% जो आपका यूज होता है किसके लिए होता है, वो आपके लेप्री के लिए होता है, ठीक है ना। 5% किसके लिए होता है, तो आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के लिए होता है ना, लेप्री के लिए आपका जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के लिए 5% H2SO4 का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। 1% जो है आपके नोकार्डिया के लिए, है ना, नोकार्डिया के लिए होता है, नोकार्डिया के लिए 1% आपके H2SO4 का उपयोग किया जाता है, नोट कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्लियर। अब अल्बर्ट स्टेन किसमें होगा भैया, जिसके पास मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होगा, ठीक है ना, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स जिसके पास पाया जाएगा, वोलेटिन ग्रेन्यूल्स जिसके पास पाया जाएगा, उनमें हम क्या करेंगे, अल्बर्ट स्टेन का यहाँ पे उपयोग करेंगे। अब आप कमेंट करके बताना कि भाई अल्बर्ट स्टेन किस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, या फिर बताइए कि किसमें आपका जो है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, क्लियर। लिस्मन स्टेन करेंगे, क्या होगा भैया, लिस्मन स्टेन आपका हेमेटोलॉजिकल स्टेन है, ठीक है ना, हेमेटोलॉजिकल स्टेन, हेमेटोलॉजिकल स्टेन है, हेमेटोलॉजिकल स्टेन है। और उसके बाद में बात करेंगे तो न्यूट्रल स्टेन है प्यारे साथी, कैसा भैया, न्यूट्रल स्टेन है, न्यूट्रल स्टेन, न्यूट्रल स्टेन है, मेथिलीन ब्लू और योसिन यूज होता है, क्या, मेथिलीन ब्लू, मेथिलीन ब्लू सर, और क्या भैया, मेथिलीन ब्लू और आपका ईओसिन जो है वो आपका यहाँ पे यूज होता है। ईओसिन किसको करेगा स्टेन, तो आपके साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म को, और अगर बात करेंगे मेथिलीन ब्लू की तो किसको करेगा, ये आपके जो है न्यूक्लियस को करेगा, ठीक है, न्यूक्लियस को करेगा। ईओसिन कैसे करेक्टर में है, आपके एसिडिक करेक्टर में है, और अगर मेथिलीन ब्लू की बात करेंगे तो आपके ये बेसिक करेक्टर में होता है, बेसिक करेक्टर में आपका जो है ये होता है। इतना पॉइंट आपको पता चल गया होगा आपके लिस्मन स्टेन से। एक पॉइंट और है इसका पीएच, पीएच क्या रहेगा भाई, 6.8 इसका पीएच रहता है, 6.8 इसका पीएच रहता है। सोरेनसन बफर यहाँ पे यूज होता है, सोरेनसन फास्फेट बफर यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बच्चों यूज किया जाता है, ठीक है ना। एसीटोन फ्री होता है, ये भी आप सभी को पता है, क्यों होता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया है कि आपका जो है लिपिड जो है, लिपिड के लेयर को तोड़ने का काम आपका एसीटोन करता है, तो फिर एसीटोन आपके आरबीसी पे जाएगा, वहां पे उसको तोड़ देगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग एसीटोन फ्री प्रकार के लिस्मन स्टेन का उपयोग करते हैं। बात क्लियर। ग्राम स्टेन किसके लिए यूज होगा भैया, ग्राम स्टेन जो आपका यहाँ पे यूज होगा प्यारे साथियों, वो होता है आपके ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, ठीक है ना, ग्राम पॉजिटिव और आपके ग्राम नेगेटिव के लिए यूज होता है, बात सभी को पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्राइमरी स्टेन जो होता है क्या होता है,
प्राइमरी स्टेन आपका क्या रहेगा प्यारे बच्चों, प्राइमरी स्टेन क्या रहेगा बताओ भाई, प्राइमरी स्टेन, ठीक है ना, बहुत देर से लिख रहा है ना तो लैग भी करने लगा शायद बोर्ड। प्राइमरी स्टेन क्या होगा, प्राइमरी स्टेन, अरे अरे अरे, चलो एक बार इसको सही कर लेते हैं ना। हाँ, चलो प्राइमरी स्टेन क्या रहेगा प्यारे साथियों, प्राइमरी स्टेन, प्राइमरी स्टेन, तो प्राइमरी स्टेन जो आपका रहेगा वो आपका क्या रहेगा, क्रिस्टल वायलेट, है ना, क्रिस्टल वायलेट रहता है, सभी को पता है। देन उसके बाद में क्या होगा आपका, आयोडीन होता है, ग्राम्स आयोडीन जिसे कहते हो, ग्राम्स आयोडीन होता है ना, ग्राम्स आयोडीन। फिर उसके बाद में अपना जो है डीक्लोराइजर एज एसीटोन यूज करते हो, ठीक है, डीक्लोराइजर क्या यूज करते हो, एसीटोन यूज करते हो, ये प्रश्न पूछा गया। उसके बाद में आप सफरानिन भी यूज कर सकते हो, कार्बन फ्यूजन भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आपके बाबा फरीद में पूछा गया था, वहां पे आपका कार्बन फ्यूजन यहाँ पे मेंशन था। तो जो अपना काउंटर स्टेन है, चाहे अपना सैफ्रानिन यूज करो, चाहे अपना जो है कार्बन फ्यूजन यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो राइट आंसर क्या बनेगा, जेडन स्टेन बनेगा बच्चों। इसके लिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए जेडन स्टेन करते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम के लिए हम कल्चर क्या करते हैं भाई, कल्चर क्या करते हैं, कल्चर क्या करते हैं, तो कल्चर के लिए आप यहाँ पे एलजे मीडिया का उपयोग करते हैं, एलजे मीडिया का उपयोग करते हो, ठीक है ना, बहुत अच्छी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डीकैल्सिफिकेशन इन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में जो हमारा डीकैल्सिफिकेशन है, इसका प्राइमरी पर्पज क्या होता है, प्राइमरी पर्पज क्या होगा, इलेक्शन में आपके पूछा गया है राजस्थान के, टू मेक टिश्यू हार्ड, यानी कि टिश्यू को हार्ड करने के लिए, टू प्रिजर्व द टिश्यू, यानी कि प्रिजर्व को, टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए, टू रिमूव कैल्शियम साल्ट फ्रॉम इजी सेक्शनिंग, यानी कि कैल्शियम को रिमूव करने के लिए, ताकि हमारा जो सेक्शनिंग है वो थोड़ा सा इजी तरीके से हो जाए। या फिर मेंशन है टू स्टेन द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए आप यहाँ पे डीकैल्सिफिकेशन करोगे। अरे ऐसा नहीं भैया, हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे, टू रिमूव कैल्शियम फ्रॉम द, कहां से, टू रिमूव कैल्शियम फ्रॉम द टिश्यू, और ठीक है ना, फॉर इजी सेक्शनिंग, या फिर कहिए कि कैल्शियम साल्ट को रिमूव किया गया इजी सेक्शनिंग के लिए। क्लियर है ना बात, क्या यूज होता है, तो यहाँ पे एसिड भी यूज होता है, उसके बाद में आपका EDTA भी यूज होता है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के द्वारा भी डीकैल्सिफिकेशन करते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना होगा कि जो EDTA यूज होता है वो कितने परसेंट में यूज होता है, EDTA कितने परसेंट में यूज होता है एज ए डीकैल्सिफिकेशन, ठीक है ना, डीकैल्सिफिकेशन में बच्चे कितने परसेंट में यूज होता है, कमेंट करके बताना। अगर बात करेंगे किसकी, टिश्यू प्रोसेसिंग की, टिश्यू प्रोसेसिंग की यहाँ पे बात की जाए, टिश्यू प्रोसेसिंग की, टिश्यू प्रोसेसिंग की अगर बात किया जाए तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहला स्टेप आपका होता है फिक्सेशन का, ठीक है ना, सबसे पहला स्टेप आपका होता है फिक्सेशन का। फिक्सेशन के बाद में आपका क्या होता है, फिक्सेशन के बाद अगर आपको डीकैल्सिफिकेशन की आवश्यकता है तो आप करोगे किसकी, डीकैल्सिफिकेशन, ठीक है ना, डीकैल्सिफिकेशन। जैसे ही डीकैल्सिफिकेशन अगर आपका हो गया, तो डीकैल्सिफिकेशन के बाद आप क्या करोगे प्यारे साथियों, डीकैल्सिफिकेशन के बाद में आप यहाँ पे करोगे डी अल्कोहलाइजेशन, ठीक है ना, डी अल्कोहलाइजेशन, सॉरी डिहाइड्रेशन पहले करोगे, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन पहले करोगे आप, डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन के बाद आप करोगे क्लियरिंग, या फिर उसको डी अल्कोहलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, क्लियरिंग करेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे भाई, क्लियरिंग करेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, डी अल्कोहलाइजेशन के नाम से यहाँ पे हम लोग जानते हैं। फिर उसके बाद में जैसे क्लियरिंग होगा, फिर हम करते हैं इनफिल्ट्रेशन, है ना, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है ना, इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, और इनफिल्ट्रेशन के बाद में फिर क्या करते हैं, इसके बाद में करते हैं एम्बेडिंग, ठीक है ना बच्चों, एम्बेडिंग, एम्बेडिंग को आप ब्लॉक मेकिंग भी कह सकते हो, ठीक है, ब्लॉक मेकिंग, ब्लॉक मेकिंग प्रोसीजर, ब्लॉक मेकिंग प्रोसीजर। तो ये कुछ आपके टिश्यू प्रोसेसिंग का स्टेप होता है। मैंने क्यों मेंशन किया, क्योंकि आपका जो है ये सीक्वेंस यहाँ पे आपको ध्यान में होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर हमको दिखाई ही नहीं दिया, ठीक है ना, दिखाई नहीं दिया, तो दिखाई तो दिया ही होगा, क्लियर, दिखाई क्या नहीं दिया भाई, देखो, अरे ये कहाँ गए भाई, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छे। चलो देखो, पहला क्या रहेगा आपका, फिक्सेशन होगा, फिर आपका डीकैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन के बाद आपका डिहाइड्रेशन, फिर क्लियरिंग, फिर आपका इन्फिल्ट्रेशन, फिर आपका एम्बेडिंग, या फिर कहिए कि आपकी ब्लॉक बेकिंग होंगे। फिक्सेशन में आपका क्या यूज होगा, तो आपका फार्मलिन होता है, या फिर कहिए कि आपका 10% आपका जो है बफर फार्मलिन यहाँ पे आपका यूज होता है। डीकैल्सिफिकेशन में हम क्या यूज कर सकते हैं भाई, तो हमने बताया कि आप नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हो, EDTA यूज कर सकते हो, EDTA इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड यूज कर सकते हो, ये सारे के सारे आपके होते हैं। मेन जो है आपका इमीडिएटली में आपका नाइट्रिक यूज किया जाता है। फिर अगर बात करेंगे भाई किसमें, डिहाइड्रेशन में, तो आप यहाँ पे तो मेनली यूज करते हो एल्कोहल यूज करते हो, क्या यूज करते हो,
अल्कोहल यूज करते हो, यहाँ पे आप एसीटोन भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एसीटोन भी यूज कर सकते हो, डाइजोन भी यूज कर सकते हो। देन उसके बाद में अगर बात करेंगे किसकी, अगले पॉइंट की, तो आपका है यहाँ पे क्लियरिंग। क्लियरिंग में जो मेन एजेंट है वो आपका जाइलिन होता है, ठीक है ना, जाइलिन सबसे ज्यादा आप यूज करते हो बच्चों, जाइलिन यूज कर सकते हो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड यूज कर सकते हो, डाइजोन यूज कर सकते हो, बेंजीन, और उसके बाद में आप यहाँ पे बेंजीन यूज कर सकते हो, और अपना क्लोरोफॉर्म भी शायद यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, बेंजीन तो आप यूज ही कर सकते हो ऐसे, हाँ बेंजीन, टर्लिन, ठीक है ना, हाँ क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और टर्लिन, ये अपना जो है यूज कर सकते हो। बेंजीन, टर्लिन, क्लोरोफॉर्म, जाइलिन सबसे ज्यादा है। बेंजीन जो है आपका कैंसर काज करता है, इसीलिए इसका इफेक्ट जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। एम्बेडिंग ब्लॉक मेकिंग हो जाएगा, तो आपका एम्बेडिंग किसके करोगे, आपके पैराफिन बैग्स के द्वारा, ठीक है ना, पैराफिन बैग्स के द्वारा, ठीक है, पैराफिन बैग्स के द्वारा आप यहाँ पे एम्बेडिंग करते हो। जो आप यहाँ पे अपना ब्लॉक बनाओगे वो आपके एल मोल्ड के द्वारा, या फिर यहाँ पे आप लोग जो है कैसेट के द्वारा, या फिर एक कहते हैं टिश्यू टेक सिस्टम। क्या कहते हैं भाई, टिश्यू टेक सिस्टम, नोट कर लेना, आपके एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस में, टिश्यू टेक सिस्टम, टिश्यू टेक सिस्टम का भी आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हो। तो ये कुछ था आपका एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके डीकैल्सिफिकेशन, आपके टिश्यू प्रोसेसिंग से आपका यहाँ पे मेंशन है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी यहाँ पे आपका करेक्ट जाएगा बच्चों, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, साइटोपैथोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर डायग्नोसिस। साइटोपैथोलॉजी जो है उसका उपयोग मेन कहाँ पे हम लोग कर रहे थे, अपना जो है मेन डायग्नोसिस किसके लिए होगा, ठीक है ना, फ्रैक्चर्स के लिए, इन्फेक्शन के लिए, डायबिटिक के लिए, या फिर आपका कैंसर के लिए। सभी को पता है हमारा साइटोपैथोलॉजी किसके लिए होगा, आपके जो है कैंसर के लिए यहाँ पे यूज किया जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो ब्रांच ऑफ साइटोलॉजी, प्रीवियस में मैं बात कर रहा था ना ब्रांच ऑफ साइटोलॉजी की, तो ब्रांच ऑफ साइटोलॉजी में आप देखिएगा सबसे पहला जो आपका ब्रांच होता है एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी, और दूसरा जो आपका यहाँ पे बांटते हैं अपना वो आता है इंटरवेंशनल साइटोलॉजी, और तीसरा जिसको कहते हैं इम्प्रिंट साइटोलॉजी। तो एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी है, इसको हम दो सब पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों, ठीक है, कितने पार्ट में, दो सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक्सप्लोरेटिव का मतलब क्या होता है, जो अपना कोई भी शेड बाहर निकल के आ रहा हो। अब ये शेड किस प्रकार से हो सकता है, या तो अपना स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोरेटिव हो सकता है, या फिर अपना जो है मैकेनिकल एक्सप्लोरेशन हो सकता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ, कि ये जो है अपना नेचुरली शेड हो रहा है, ठीक है, नेचुरली अपना जो है कोई भी टिश्यू बाहर निकल रहा है, तो उसको हम स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोरेशन के रूप में जानते हैं। जैसे कि सेल सेट्स नेचुरली इनटू बॉडी फ्लूइड, जैसे कि ब्लड फ्लूइड, यूरिन, सीएसएफ, जितने भी अपने आप से निकल रहे हैं उसको क्या कहेंगे, उसको हम स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी के अंतर्गत रखेंगे। मैकेनिकल एक्सप्लोरेशन के अंतर्गत रखेंगे, जिस प्रकार के सेल को हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़े, खोजना पड़े, उसको किसके अंतर्गत रखते हैं, मैकेनिकल एक्सप्लोरेशन के अंतर्गत रखते हैं। चाहे आपका वो गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी हो, या फिर आपके पैप स्मेयर का फॉर्मेशन हो, वो सभी के सभी आपके जो है मैकेनिकल एक्सप्लोरेशन के अंतर्गत यहाँ पे रखे जाते हैं। अब आता है बात अपना इंटरवेंशनल साइटोलॉजी, तो इसमें आपका दो, एक आपका एफनेसी, दूसरा आपका यहाँ पे सेडिमेंट साइटोलॉजी। तो एफनेसी का मतलब हुआ कि कोई भी मास को पैल्कुलेट करके वहां से हम लोग मटेरियल को निकालते हैं, तो आपका वो फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। और सेडिमेंट का मतलब होता है कि कोई भी हमें एक सोल्यूशन मिला है, उस सोल्यूशन के सेडिमेंट वाले पार्ट को हमें एग्जामिन करना होता है, जिसे हमें फर्दर सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें जो सॉलिड मटेरियल मिलता है उसका यहाँ पे हम लोग एग्जामिन करते हैं, यानी कि उस सेल को हम एग्जामिन करते हैं, तो उसको यहाँ पे हम लोग सेडिमेंट साइटोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पे रखते हैं। और एक होता है आपका इम्प्रिंट साइटोलॉजी। तो इम्प्रिंट जो आपका साइटोलॉजी होता है, वो आपके जो सेल्स टिश्यू होते हैं बच्चों, उनको टच करके यहाँ पे हम लोग एज एग्जामिनेशन के रूप में यूज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इम्प्रिंट साइटोलॉजी। तो कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि जो अपना यहाँ पे शेयर्स ऑफ यूरिन, इन सब का जो अपना एग्जामिनेशन आप लोग करते हो, उस किसके अंतर्गत आता है, तो आपकी वो स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोरेशन के अंतर्गत आता है। इसे हम एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी के अंतर्गत, और अगर इसके डीप में गए सब कैटेगरी को पूछा, तो अपना जो है स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोरेशन के अंतर्गत यहाँ पे आप लोग रखोगे। मैकेनिकल एक्सप्लोरेशन के अंतर्गत जो आपका आएगा वो आपका एफनेसी आएगा, या फिर अपने मैकेनिकल एक्सप्लोरेशन के अंतर्गत जो आपका यहाँ पे आएगा, वो आपका जितने भी गायनोलॉजिकल एग्जामिनेशन है वो आपके यहाँ पे रखे जाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना होगा, हमें मैनुअली इसको स्क्रैप करना होता है, खोजना पड़ता है, या फिर हम कहेंगे इसको हम ब्रशिंग के द्वारा यहाँ पे निकाल के मटेरियल को लाते हैं, तो उसको हम मैकेनिकल एक्सप्लोरेशन के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर हो गया होगा। एफनेसी जो आपका इंटरवेंशनल साइटोलॉजी के अंतर्गत, और उसके बाद में इसी में आपका सेडिमेंट आता है, जिसमें हम लोग जो है सेडिमेंट वाले पार्ट को यहाँ पे हम लोग एग्जामिन करते हैं। क्लियर। तो चलिए, ये आपको ब्रांच आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे साइटोपैथोलॉजी का कौन सा ब्रांच होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं कि व्हिच इज द मोस्ट कॉमन रूटीन स्टेन यूज इन
हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में कौन सा कॉमनली रूटीन यहाँ पे जो स्टेनिंग है वो आपका यूज हो जाता है। जैसे कि अगर बात किया जाए हेमेटोलॉजी में तो आपका लिस्मन स्टेन होता है, और अगर बात करेंगे अपने हिस्टोपैथोलॉजी में तो जो अपना यहाँ पे कॉमन रूटीन स्टेन होता है वो आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका हिमोटॉक्सिन और आपका इयोसिन होता है। हिमोटॉक्सिन क्या करेगा भाई, आपके न्यूक्लियस को स्टेन करेगा, ठीक है ना, न्यूक्लियस को स्टेन करेगा, क्लियर। और अगर बात करेंगे इयोसिन की तो आपकी ये साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है, साइटोप्लाज्म को आपका जो है ये स्टेन करता है। हिमोटॉक्सिन नॉर्मली अपना जो है इसकी जो कह सकते हैं इफिशियंसी होती है वो कम होती है, इसके साथ हमें मॉर्डेंट की आवश्यकता होती है जिसमें हम पोटास सॉरी जिसमें हम एलम या फिर हम यहाँ पे आयरन प्रकार के मॉर्डेंट का उपयोग करते हैं, और साथ में आयरन जो हमारा है वो आपके ऑक्सीडेटिव और आपके मॉर्डेंट दोनों के रूप में यहाँ पे काम करता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। फास्ट स्टेन कहाँ पे करते हैं, कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। ग्राम हमने बता दिया है, जिम्सा हमने बता दिया है, ठीक है ना। तो पास स्टेन यहाँ पे आप लोग बता सकते हो कि पीरियोडिक एसिड शिफ्ट जो स्टेन है वो किसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। चलो हम यहाँ पे आपको पास के बता देते हैं कि आपका ये कार्बोहाइड्रेट के लिए बच्चों यूज किया जाएगा, ठीक है ना। चलो किसके लिए यूज किया जाएगा भाई, आपके कार्बोहाइड्रेट के लिए, क्लियर, कार्बोहाइड्रेट के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। चलो कार्बोहाइड्रेट की स्टेनिंग के लिए यहाँ पे जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट प्रकार के सबस्टेंस होंगे, टिश्यू होंगे, उनको स्टेन करने के लिए हम पास स्टेन का उपयोग कर सकते हैं। अब आप हमें बताइए कि जो कैल्शियम का डिपोजिशन है, ठीक है ना, कैल्शियम का जो डिपोजिशन है या फिर कैल्शियम जो डिपोजिट हो रहा है, ठीक है ना, जो कैल्शियम डिपोजिट हो रहा है बच्चों उसका स्टेन क्या होगा ये आपको बताना है। कैल्शियम का जो डिपोजिशन हो रहा है उसका स्टेन क्या होगा, आयरन का जो डिपोजिशन है उसका स्टेन क्या होगा, ठीक है ना, आयरन का स्टेनिंग क्या होगा ये आपको बताना है आपके टिश्यू में। कमेंट जरूर करिएगा प्यारे साथियों। और अगर आपको लेक्चर समझ में आता है मैं फिर से यही कहूंगा लाइक जरूर करना बच्चों, और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि फर्दर जो है वो अपना पढ़ाई कर सके, और साथ में मेरा भी जो एक अंदर से मोटिवेशन है वो यहाँ पे होता रहे कि हाँ बहुत अच्छा क्लास है, मैं ले रहा हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो फिर हमें और भी क्लासेस देनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अगला एमसीक्यू आपका यहाँ पे व्हिच इज द कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव फॉर टिश्यू इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में जो कॉमनली आपका जो टिश्यू है, सॉरी हिस्टोपैथोलॉजी में जो अपना टिश्यू है उसको फिक्स करने के लिए कौन सा कॉमनली फिक्सेटिव यहाँ पे यूज किया जाता है ये आपको बताना है। हिस्टोपैथोलॉजी में कौन सा फिक्सेटिव है जो सबसे जनरल रूप से कॉमनली रूप से आपका जो यहाँ पे यूज किया जाता है प्यारे साथियों। ऑप्शन है 95% एथेनॉल, 10% आपका न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन, उसके बाद में आपका ग्लूटाल्डिहाइड, फिर उसके बाद में आपका एसीटोन। क्या जाएगा राइट आंसर, सभी को पता है, मैंने प्रीवियस में बताया कि जो अपना ऑप्शन नंबर बी है 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन जो है इसका उपयोग यहाँ पे कॉमनली रूप से हम लोग कर रहे होते हैं। अगर बात करेंगे किसकी, अगर बात करेंगे ग्लूटाल्डिहाइड की प्यारे साथियों तो ये किसके लिए, इलेक्ट्रॉन सैंपल के लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। जो ग्लूटाल्डिहाइड है बच्चों वो आपका प्राइमरी स्टेन होता है, क्या होता है आपका प्राइमरी स्टेन, मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग इस प्रकार के स्टेप को अपनाएंगे प्यारे साथियों तो प्राइमरी स्टेन जो हमारा रहेगा वो आपका यहाँ पे प्राइमरी स्टेनिंग में यूज होगा, वो आपका तो ग्लूटाल्डिहाइड यूज होगा, लेकिन जब सेकेंडरी इसमें एक और स्टेनिंग यूज करते हैं, ठीक है, तब जाके कंप्लीट होता है। तो सेकेंडरी में जो आपका रहेगा वो आपका क्या रहेगा, ठीक है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बच्चों, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, है ना, टेट्राऑक्साइड यहाँ पे जो हमारा यूज होता है। तो जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम लोग ग्लूटाल्डिहाइड प्रकार के आपके फिक्सेटिव का उपयोग करते हैं। इस ग्लूटाल्डिहाइड में जो हमारा प्राइमरी स्टेन है ग्लूटाल्डिहाइड है, लेकिन अगर सेकेंडरी स्टेन की बात करेंगे तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो आपका यहाँ पे हो जाता है बच्चों, इस बात को आपको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है। और प्राइमरी जो है आपका 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन यहाँ पे अपना जो है उपयोग में लाया जाता है। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे आपका नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द नाइट्रोजनस बेस नॉट प्रेजेंट इन डीएनए स्ट्रक्चर। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है ये नाइट्रोजनस बेस आपके डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं होगा। तो कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है ना, वो आपके डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं होता है। एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन। तो क्या देखोगे आप यहाँ पे एक इमेज के माध्यम से समझ जाओगे कि भाई एडेनिन जो है आपके डीएनए में है, गुआनिन आपके डीएनए में है, साइटोसिन डीएनए में है, थायमिन जो है आपके डीएनए में है। लेकिन जब बात करेंगे यही आरएनए वाले पॉइंट की तो आरएनए में एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, लेकिन वहां पे आपका आ जाता है यूरेसिल। तो यूरेसिल भैया आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे अगर देखें
तो आरएनए में यूरेसिल, और अगर बात करेंगे डीएनए में थायमिन। तो देखिए भाई यूरेसिल इसमें है ऑप्शन में, बिल्कुल है। यूरेसिल सी नंबर पे है, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा राइट, क्योंकि यूरेसिल आपके किसमें प्रेजेंट है, यूरेसिल आपका प्रेजेंट होता है बच्चे आरएनए में, ना कि आपके डीएनए में, ठीक है ना। चलो भाई ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, लर्न कर लेना, आपके एग्जाम में कई बार आपके पूछे जा रहे हैं, और आप सभी को पता है कि हमने कोई अपने मन से तो कराया नहीं, ये सब आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है, तो जरूर इसको पढ़िए, ठीक है ना। Which enzyme is responsible for reverse transcription in HIV? HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के रूप में कौन सा एंजाइम जो है वो आपका जिम्मेदार होगा। HIV का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसमें जो एंजाइम जिम्मेदार होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, इंटरग्रेज, या फिर आपका प्रोटीएज। राइट जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है यही आपका एंजाइम है जो कि आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है HIV के बच्चों। ऑप्शन जो है आपका बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब आइए अगले एमसीक्यू पे आ जाते हैं। व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट कैटेगरी इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एबनॉर्मल यूरिन कॉन्स्टिट्यूएंट। एबनॉर्मल यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट को डिटेक्ट करने के लिए कौन से टेस्ट का उपयोग करोगे, कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट का उपयोग आप यहाँ पे करोगे बच्चों, ठीक है ना। यूरिन में एबनॉर्मलिटी देखनी है तो क्या करोगे प्यारे साथियों, कार्डियक प्रोफाइल का डालोगे, गैस्ट्रिक का डालोगे, रीनल या फिर आपका लिपिड। तो लिपिड नहीं करेंगे, गैस्ट्रिक नहीं करेंगे, कार्डियक नहीं करेंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, लिपिड, ठीक है ना। जब भी आपका लिपिडीमिया का कंडीशन बनेगा तो लिपिड, कार्डियक का कोई यहाँ पे अरेस्ट वगैरह या फिर आपका जो है मायोकार्डियक इंफेक्शन देखने को मिलेगा तो कार्डियक। गैस्ट्रो में अगर बात करेंगे तो फिर अपना एमाइलेज वगैरह जो है गैस्ट्रो की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो हमें यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस प्रकार के टेस्ट का यहाँ पे जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन न्यूट्रिएंट अगार व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन ऑफ अगार यूज। भैया देखिए कह रहा है कि जो हमारा न्यूट्रिएंट अगार है उसमें स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन क्या होगा आपके अगार का। देखो भैया अगार का काम क्या है, अगार का जो काम होता है वो आपके सॉलिड करने का काम होता है, ठीक है ना, सॉलिड बनाने के लिए सॉलिड मीडियम देता है बच्चा। ये क्या देता है, सॉलिड मीडियम देता है। तो सॉलिड मीडियम बनाना है तो भैया भैया क्या यूज होगा, अगार यूज होगा। अब पूछा है कि न्यूट्रिएंट अगार में कितना भैया आपका अगार यूज होता है, 0.5%, 1 to 2%, 5%, 10%। तो राइट जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2। पूछ लेता है बच्चा कि अगार जो है वो किस में यूज होता है, तो भैया किसके लिए, सॉलिड मीडियम बनाने के लिए अगार का उपयोग करते हैं। न्यूट्रिएंट अगार में 1 to 2% यहाँ पे हम लोग अगार का उपयोग करते हैं। कमेंट करके बता सकते हो कि अगार को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाओ, कंजेनाइटल इन्फेक्शन मदर टू बेबी इज कॉमनली सीन इन। यानी कि जो कंजेनाइटल इन्फेक्शन है, कंजेनाइटल इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जो कह सकते हो कि जो माँ के पेट में ही बच्चा है वहीं से आपके प्लेसेंटा के द्वारा अपना जो है इन्फेक्शन हो जाए तो उसे कहते हैं कंजेनाइटल इन्फेक्शन। वही कह रहा है कि जो है मदर से बेबी में जो इन्फेक्शन जा रहा है, कंजेनाइटल इन्फेक्शन जो हो रहा है वो किसके द्वारा देखने को मिलता है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा तो फिर ये कंजेनाइटल होगा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, कॉलरा, या फिर आपका टिटनेस। देखो भैया एक टेस्ट कराया जाता है जब भी कोई माँ प्रेग्नेंट होती है, टॉर्च टेस्ट, ठीक है ना, टॉर्च टेस्ट होता है, ठीक है, टॉर्च टेस्ट। तो टॉर्च टी फॉर क्या होता है, टी फॉर आपका टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है ना, टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मा, ओ फॉर होता है आपका अदर, ठीक है ना, अदर में आपका सिफिलिस इंक्लूड किया जाता है, क्या, सिफिलिस, ठीक है ना, सिफिलिस आपका इंक्लूड होता है तो सिफिलिस यहाँ पे नोट कर सकते हो। आर फॉर क्या होता है, रुबेला होता है बच्चों, ठीक है ना, रुबेला होता है आपका, रुबेला। सी पर आपका साइटोमेगलो वायरस होता है, और एच पर क्या होता है, ठीक है ना, हर्पीज वायरस होता है, क्या होता है आपका, हर्पीज जोस्टर वायरस, ठीक है ना बच्चे, हर्पीज जोस्टर वायरस होता है, ठीक है ना, जोस्टर वायरस, ठीक है ना। तो आपका जो है HJB आपका जो वायरस है उसको हम हर्पीज या फिर कहीं एच फार इसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो ये टॉर्च टेस्ट करवा रहे होते हैं बच्चों मदर में, और इसमें जो आपका टॉक्सोप्लाज्मा है इस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है एक प्रकार का कंजेनाइटल इन्फेक्शन है जो कि अपना मदर से बेबी में चला जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। टिटनेस आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा टिटनेस हो जाता है। कॉलरा का आप लोग कमेंट करके बता देना कि कॉलरा किसके द्वारा यहाँ पे आपका हो जाता है। क्लियर है, तो सारे पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे प्यारे बच्चों। अब हमारा जो सेक्शन था ना, यानी कि जो स्लाइड लगी हुई थी टोटल यहाँ पे 29 स्लाइड लगी हुई थी, और अगर एमसीक्यू की बात करें तो लगभग आपके 20 एमसीक्यू थे जिनको हम लोगों ने यहाँ पे इस क्लास के अंतर्गत
कवर कर लिया है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नहीं थी। अगर रही भी है तो आप ये समझिएगा कि आज जो है बहुत दिनों बाद यहाँ पे हम लोग रिकॉर्डेड क्लास पढ़ रहे हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत अगर कमियां रही होंगी तो उनको नेक्स्ट क्लास में दूर किया जाएगा। और एक बार और आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या आपको लाइव क्लास बेस्ट लग रहा है या फिर आपको रिकॉर्डेड क्लास बेस्ट लग रहा है, क्योंकि ये क्लास हमने पहले लाइव में गया था लेकिन लाइव में हमने देखा कुछ इशू आ रहा था, इसलिए बाद में हमें इसको रिकॉर्डेड मोड में करना पड़ा। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, जैसे आपके कमेंट रहेंगे उसी तरह से हम लोग आगे की तैयारी करके आएंगे कि लाइव में आए या फिर अपना जो है रिकॉर्डेड के रूप में पढ़ाएं। ठीक है ना। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ में अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन ज्वाइन करिए, टेलीग्राम को अपना ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, शुभ रात्रि।